हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूं उसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और ये दिखाई गई थी नेटफ्लिक्स पे। ये स्टार्ट हुआ था 2016 में और इसके अभी तक 4 सीजन्स ही आए हैं और इसका 5वां सीज़न भी आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये शायद नेक्स्ट ईयर एंड हो जाएगा। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जितने भी मैं टीवी सीरीज़ के रिव्यू कर रहा हूं उसके नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक बच्चा गायब हो जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए उसकी माँ, एक पुलिस चीफ और उस बच्चे के दोस्त सभी को बहुत ही अजीबोगरीब लेकिन भयानक सुपरनैचुरल एलिमेंट से लड़ना पड़ता है उसको वापस लाने के लिए या उसको ढूंढने के लिए। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। ये सीरीज सेट है 1980s के एरा में और इसके कैरेक्टर्स रहते हैं एक छोटे से काल्पनिक शहर में जिसका नाम है हॉकिंस, जो कि इंडियाना स्टेट में स्थित है, अमेरिका में। इसमें एक ऑल्टरनेट डायमेंशन दिखाया गया है जिसको इसमें नाम दिया गया है अपसाइड डाउन, और वो दिखाते भी वैसे ही हैं इसमें, एक्चुअली अपसाइड डाउन की तरह ही दिखाते हैं। तो स्पेशल इफेक्ट्स इसमें बहुत अच्छे हैं एक्चुअली में। तो अपसाइड डाउन आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उल्टा दिखाना, जैसे आपको नदी में आप जब अपनी परछाई देखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही इसमें अपसाइड डाउन को दिखाया गया है। वैसे तो आजकल ये ऑल्टरनेट डायमेंशन वाला कंसेप्ट बहुत सारे टीवी शोज और मूवीज में एक्सप्लोर किया जा चुका है। मेरे भी 2-3 सीरीज के रिव्यू में मैंने इसका जिक्र किया है। अभी वैसे हाल फिलहाल इसे दिखाया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में, जो कि रिसेंटली आई थी, जिसका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो ये ऑल्टरनेट डायमेंशन होता क्या है? अच्छा, उससे पहले ये बता दूं कि इस सीरीज में ऐसा दिखाया है कि एक एक्सपेरिमेंट के कारण ये ऑल्टरनेट डायमेंशन खुल जाता है। ऑल्टरनेट डायमेंशन को और भी कई नाम से बुलाते हैं, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल डायमेंशन, ऑल्टरनेट यूनिवर्स या ऑल्टरनेट रियलिटी। इन सभी टर्म्स का एक ही मतलब है। ऑल्टरनेट डायमेंशन का मतलब कि बिल्कुल हमारे जैसे ही एक रियलिटी है या अनगिनत रियलिटीज़ हैं, और बस सभी में थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, काफ़ी सारी रियलिटी सेम भी हो सकती हैं। तो इस नॉलेज के सोर्सेज बहुत सारे हैं, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। ये बहुत सारे ग्रंथ, कहानियाँ और पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है। यहाँ तक कि हमारे महाभारत और रामायण में भी इसका जिक्र है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपको इसके बारे में और जानना है तो ये लिंक जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक है। अच्छा, जो पैरेलल डायमेंशंस में फ़र्क होने की बात कर रहा था मैं, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो डिफरेंसेस जो है वो छोटे मोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे डायमेंशन में पेपर मनी चलता है, तो हो सकता है दूसरे डायमेंशन में पेपर मनी के बजाय कुछ और करेंसी चलती हो, या हो सकता है कि वहाँ आज भी बार्टर सिस्टम ही चलता हो। लेकिन कुछ ग्रंथों का कहना है कि जो इंसान की डेस्टिनी है वो किसी भी यूनिवर्स में चेंज नहीं होती है। कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर करोड़पति है लेकिन दूसरे किसी रियलिटी में एकदम गरीब है। ये ऐसा पौराणिक कथाओं में या हमारे ग्रंथों में लिखा है, लेकिन टीवी सीरीज, मूवीज में इन लोग इंसान की डेस्टिनी भी चेंज हो सकती है ऐसा भी दिखाते हैं। कुछ भी दिखा सकते हैं क्योंकि प्रूफ तो अभी तक कुछ है नहीं। अल्टीमेटली जो आपके साथ होना है वो सभी रियलिटीज़ में सेम ही होगा। अच्छा, इस सीरीज़ में लंबी चौड़ी कास्ट है, खूब सारे बच्चे हैं और उनके रिलेशन के लिए उनके बड़े भाई बहन और माता पिता के कैरेक्टर्स हैं। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है मैट डफर और रॉस डफर। यूजुअली ये द डफर ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध हैं और क्रिएटर्स ने इसमें भरपूर मसाला डाला है। ये एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है जिसमें ढेर सारे सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स क्या होता है ये जानने के लिए आप लोग मेरा सुपरनैचुरल वाली टीवी सीरीज का रिव्यू देखिए। और इन्वेस्टिगेटिव इसलिए क्योंकि जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि एक बच्चा गायब हो जाता है तो उसको ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। खैर वो मिल जाता है, लेकिन फिर बाद के सीजन्स में और भी सीरीज के कई एलिमेंट से रिलेटेड तहकीकात चलती रहती है और इसमें हॉरर भी भरपूर है। और चूंकि इसमें बच्चे हैं तो कहानी को उन्हीं के नज़रिए से दिखाया गया है, यानी कि ऐसी सिचुएशंस में बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे या वो अपनी तरफ से अपने दोस्त को ढूंढने के लिए क्या क्या करेंगे। एक काइंड ऑफ बचपना भी है कहानी में, लेकिन अच्छा वाला बचपना। आपको देख के बुरा नहीं लगेगा या ऐसा नहीं लगेगा कि क्या यार ये क्या बच्चों वाली सीरीज देख रहे हैं। इट्स मैच्योर ऑन सम लेवल एंड येट चाइल्डिश। इसमें 1980s में हॉलीवुड से रिलेटेड काफ़ी रेफरेंसेस हैं
और इसको लिखने, बनाने और डायरेक्ट करने में काफ़ी प्रसिद्ध हॉलीवुड के डायरेक्टर्स के काम से इंस्पिरेशन लिया गया है, जैसे कि स्टीवन स्पीलबर्ग, वेस क्रेवन, डेविड लिंच, स्टीफन किंग वगैरह वगैरह। ये सभी डायरेक्टर्स उस समय अपने काम से पहचाने जाते थे, और आज तो खैर अगर ये किसी प्रोजेक्ट पर सिर्फ हाथ ही रख दे तो उसके हिट होने के चांसेस 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो जो इन नामों को पहचान गए होंगे और जिन्होंने इन डायरेक्टर्स की मूवीज़ देखी है, उनको समझ आ गया होगा कि इस सीरीज़ में उनको क्या मिलने वाला है। और इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट कंस्पिरेसी थ्योरीज और उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट से भी प्रेरित होकर काफ़ी कुछ दिखाया गया है। आइए अब कहानी की बात करते हैं। इसमें नेशनल लेबोरेटरी नाम की एक लैब दिखाई है जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए काम करती है, और इस लैब में साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे अवैध तरीके से बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, और वो भी इंसानों पर। इस चक्कर में एक्सीडेंटली एक पोर्टल खुल जाता है दूसरे डायमेंशन में, जिसका नाम इसमें अपसाइड डाउन बताया गया है, और उस डायमेंशन का असर फाइनली हॉकिंस में रहने वाले लोगों पर होने लग जाता है। फर्स्ट सीजन सेट है नवंबर 1983 में। इसमें विल बायर्स नाम का बच्चा है और वो एक दिन अचानक से गायब हो जाता है। तो फिर उसकी माँ, जिसका नाम जॉयस है, और पुलिस चीफ जिसका नाम जिम हॉपर है, ये लोग कुछ लोगों को लेकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। विल बायर्स का किरदार निभाया है नोआ श्नाप ने, जॉयस का विनोना राइडर ने, और जिम हॉपर का डेविड हार्बर ने। और इस सीरीज़ में मुझे जो सबसे बढ़िया एक्टिंग लगी वो है डेविड हार्बर की, और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है सीरीज़ का। दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम 11 बताया गया है, वो नेशनल लेबोरेटरी से भाग जाती है और विल के फ्रेंड्स को एक्सीडेंटली मिल जाती है। 11 को इसमें एक साइकोकिनेटिक लड़की दिखाया गया है। मोटा मोटी इस कैरेक्टर के पास सुपर पावर्स है। साइकोकिनेटिक का मतलब होता है कि बिना किसी भी चीज को छुए उसे मैनिपुलेट करना या इन्फ्लुएंस करना। सिंपल शब्दों में कहूं तो दिमाग की शक्ति से ही किसी भी चीज को कंट्रोल करना। अल्टीमेटली 11 विल के दोस्तों की मदद करती है विल को ढूंढने में। और हाँ, 11 का किरदार निभाया मिली बॉबी ब्राउन ने। वो इसी रोल से बहुत ज्यादा चमकी है और वो सुपरस्टार भी बन गई है। सेकंड सीजन में दिखाया है कि विल मिल गया है, लेकिन विल को हॉकिंस तबाह होने वाला है, उसके प्रीमोनिशंस होने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि उसको भविष्य का दिखने लग जाता है कि हॉकिंस को अपसाइड डाउन से कोई क्रिएचर पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और बाद में पता चलता है कि अगर वो क्रिएचर हमारी दुनिया में आ गया, यानी कि इस डायमेंशन में, तो वो पूरी दुनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। थर्ड सीजन में माइंड फ्लेयर करके एक विलेन आता है जो किसी का भी दिमाग अपने कब्जे में लेके उस इंसान को कंट्रोल कर सकता है। और ये सेट है जुलाई 1985 में। और इसमें हॉकिंस में एक नया मॉल खुला है, उसके नीचे एक सीक्रेट रशियन लैब है, उसके बारे में पता चलता है। थर्ड सीजन की एंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। फोर्थ सीजन सेट है मार्च 1986 में, और इसमें एक वेकना करके विलेन इंट्रोड्यूस होता है जो कि बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है दोनों डायमेंशंस के बीच। और 11 की सुपर पावर्स चली गई हैं, तो वो जिस लैब से भागी थी उसका एक डॉक्टर आता है 11 के पास और बोलता है कि मैं तुम्हारी सुपर पावर्स तुम्हें वापस दिला दूंगा। ये सीजन भी ऑसम है। इसमें पहली बार दूसरे डायमेंशन को अच्छे से दिखाया गया है। वैसे तो पहले के सीजन्स में भी दिखाया है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। और थर्ड सीजन की जो एंडिंग है उससे रिलेटेड एक और कहानी चलती रहती है इस सीजन में। और हाँ, इसमें दूसरे डायमेंशन के क्रिएचर्स भी अच्छे से दिखाए हैं। ये क्रिएचर्स भी वैसे पहले के सीजन में दिखाए गए हैं, लेकिन कह लीजिए कि इस सीजन में स्पेशल इफेक्ट्स का भरपूर उपयोग किया गया है, क्योंकि वेकना को दिखाना था, फिर दूसरे डायमेंशन को दिखाना था, और भयानक क्रिएचर्स को भी दिखाना था। तो ये सब आसान काम नहीं है। इसके प्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। इस सीरीज का आइडिया डफर ब्रदर्स काफ़ी सारे नेटवर्क्स को सुना चुके थे, लेकिन सभी मना कर रहे थे। उनका कहना था कि ये बच्चों की सीरीज़ है, ज़्यादा लोग इसे नहीं देखेंगे और ना ही ये ज़्यादा चलेगी। लेकिन फिर अल्टीमेटली नेटफ्लिक्स ने इस आइडिया पर सीरीज़ बनाने के लिए हाँ कर दी। इनिशियल आइडिया स्ट्रेंजर थिंग्स का डफर ब्रदर्स को 2013 की मूवी जिसका नाम था प्रिजनर्स, उससे आया था। और मैं बता दूं, मैंने प्रिजनर्स मूवी देखी है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। उसमें भी ऐसे ही एक बच्ची का किडनैप हो जाता है और फिर उसके माँ बाप अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए किस हद तक जा सकते हैं वही सब दिखाया उसमें आपके फेवरेट ह्यू जैकमैन है, जिन्होंने एक्समैन वाली मूवीज़ में वुल्वरीन का किरदार निभाया है। खैर, वही कंसेप्ट को लिया गया है इस सीरीज़ की कहानी शुरू करने के लिए। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। लेकिन क्यों?
क्योंकि अब तक मैंने जो कुछ भी इसकी कहानी या सीजन्स के बारे में बताया है उससे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ही खास है। हाँ, कहानी ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है, ये तो पता चलता है, लेकिन और क्या है इसमें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि कहानी को मैंने जानबूझकर बहुत ही कम बताया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ही सब कुछ बता दिया तो फिर आप लोग सीरीज़ देखते वक्त सोचोगे कि हाँ ये भी पता था, ये भी पता था कि ऐसा होने वाला है, तो वो जो सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट होता है ना वो चला जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि सीरीज़ में शायद कुछ है ही नहीं। मैंने यहाँ हार्डली 10% बताया होगा सीरीज से रिलेटेड। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको ये 10% सुन के ही इंटरेस्ट जाग रहा है या अच्छा लग रहा है तो सीरीज़ कितनी औसम होगी। एक तो मेरा फेवरेट सेटअप है इसमें, पुराने ज़माने वाला। दूसरी बात, इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहता है। और मज़े की बात है इसमें ऑल्टरनेट डायमेंशन। अब आप ये सोचिए, ऑल्टरनेट डायमेंशन वो भी 1980s के एरा में दिखाना अब तक किसी ने नहीं किया है। और इसमें जिस तरह से बच्चे मॉन्स्टर्स या जो भी क्रिएचर्स अपसाइड डाउन वाले डायमेंशन से आते हैं उनसे जैसे लड़ते हैं वो बहुत ही मज़ेदार सीन्स है। जैसे मैं बताता हूँ, एक मॉन्स्टर आता है जिसको बच्चे लोग नाम दे देते हैं डेमोगॉर्गन। उसके साथ 1 या 2 एपिसोड्स का बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग सीन है। ओवरऑल कहानी की पेस बहुत फास्ट है और ये अभी भी चल रहा है। इसका लास्ट सीज़न शायद इस साल आएगा और आप इसको ज़रूर बिंज वॉच करिएगा, क्योंकि 8 या 9 एपिसोड्स ही हैं हर सीज़न में। वैसे भी आप एक एपिसोड देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाएंगे अगला एपिसोड देखने के लिए। और इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। और हाँ, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगा वो है इसकी मिस्ट्री। यानी कि मिस्ट्री ऐसी है कि लगातार चलती ही रहती है पूरी सीरीज़ के दौरान। वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना मिस्ट्री सॉल्व करने की, वही क्यूरियोसिटी बनी रहती है पूरी सीरीज़ के दौरान। और मिस्ट्री एक ही नहीं रहती, बदलती रहती है। यानी कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा एक मिस्ट्री को सॉल्व होता हुआ देखने में। लेकिन एक मिस्ट्री सॉल्व हुई और फिर दूसरी आके खड़ी हो जाएगी सामने। क्रिएटर्स को पता है कि कैसे ऑडियंस की नब्ज़ को पकड़ के रखना है। बल्कि अभी भी 4 सीजन्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है या काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड है। लेकिन डोंट वरी, क्रिएटर्स का कहना है कि सीरीज़ ख़त्म होने से पहले सारी मिस्ट्रीज सॉल्व की जाएंगी। ये मिस्ट्री वाला एलिमेंट ही मुझे इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा है अब तक। और हाँ, इस सीरीज़ ने भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं और इसका स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ लाजवाब है। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि डफर ब्रदर्स का कहना है कि मिली बॉबी ब्राउन एक गिफ्टेड एक्टर है, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैमरा की पोजीशन और अलग अलग लेंस के हिसाब से एडजस्ट अपने आप ही कर लेती थी, जबकि ज़्यादातर चाइल्ड एक्टर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर डफर ब्रदर्स ये भी कहते हैं कि वो बच्ची ही है, क्योंकि एक दिन मिली बॉबी ब्राउन सेट पर आई और वो पूरी तरह ग्लिटर से कवर्ड थी और मिली का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि वो कैसे ग्लिटर में कवर्ड हो गई। उसके चलते उस दिन 45 मिनट देरी से शूटिंग शुरू हुई थी, क्योंकि मिली के शरीर से पूरा ग्लिटर जो हटाना था। दूसरा फैक्ट है कि फिन वोल्फहार्ड, जिन्होंने माइक का किरदार निभाया है, उन्होंने अपना ऑडिशन बेड पर ही रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो बहुत बीमार थे। तीसरा फैक्ट है कि गेटन मैथराजो, जिन्होंने डस्टिन का किरदार निभाया है, ये पहला एक्टर था जो शो के लिए कास्ट किया गया था। चौथा फैक्ट है कि नोआ श्नाप, जिन्होंने विल बायर्स का किरदार निभाया है, वो वैसे तो सीजन 1 के हर एपिसोड में थे, लेकिन उनका नाम ओपनिंग क्रेडिट्स में सेकंड सीजन से ऐड किया गया था। पांचवा फैक्ट है कि गेटन मैट्रेजो, सेडी सिंक और केलब मकलाफ्लिन, जिन्होंने डस्टिन, मैक्स और ल्यूकस का किरदार निभाया है, वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो तीनों ब्रॉडवे में एक साथ काम कर चुके थे। वैसे मैं ये बता दूं कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, डस्टिन, मैक्स, माइक, ल्यूकस, 11, ये सब विल के दोस्त बने हैं इसमें। छठा फैक्ट ये कि नटालिया डायर और चार्ली हीटन, जिन्होंने नैन्सी और जॉनथन का किरदार निभाया है, ये रियल लाइफ में डेट कर रहे थे 2019 से। जॉनथन का किरदार इसमें विल का बड़ा भाई है। सातवां फैक्ट यह कि जिम हॉपर, जो चीफ ऑफ पुलिस का कैरेक्टर है, वो इसमें एक ट्रेलर में रहता है और वो आर्ट डिपार्टमेंट को मात्र $1 का पड़ा था। आठवां फैक्ट यह कि हर सीजन किसी न किसी अमेरिकन हॉलिडे के अराउंड दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट सीजन थैंक्स गिविंग के आसपास होता है, सेकंड सीजन हैलोवीन के, थर्ड सीजन अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के और फोर्थ सीजन स्प्रिंग ब्रेक में दिखाया गया है। नौवां और आखिरी फैक्ट यह कि मिली बॉबी ब्राउन और नोआ श्नैप रियल लाइफ में बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। इसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.7, जिसे रेट किया लगभग 12 लाख लोगों ने, और ये टॉप
250 IMDb टीवी शोज में भी आता है और इसका रैंक है 96। अब आप खुद ही सोच लीजिए 12 लाख कितने सारे लोगों ने रेट किया और उसके बावजूद रेटिंग 8.7 है। जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसकी रेटिंग 9.2 9.3 थी और ये समझ लीजिए काइंड ऑफ टॉप 100 में ही है ये शो। तो आपको ये शो बहुत ही अच्छा लगेगा, ज़रूर देखिए। मेरी तरफ से मैंने रिकमेंडेशन बता ही दिया है, मस्ट 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 वॉच है, बहुत ही बढ़िया शो है, पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। इसमें ऑल्टरनेट डायमेंशन वाला कंसेप्ट है, आपको वो देख के और भी मज़ा आएगा। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।